हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के साथ। इफ्को फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ था। धमाके में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। पहले भी इफ्को फैक्ट्री में हादसा हो चुका है। दिसंबर 2020 में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था और इस हादसे में 2 अधिकारियों की जान गई थी। अब आज ही हादसा होने से 4 मजदूरों की जान जा चुकी है। तस्वीरें भी आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा देखने को मिला है। इससे पहले दिसंबर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन 4 लोगों की जो जान गई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि क्या प्रबंधन की लापरवाही थी, कोई मैनेजमेंट क्यों नहीं देख रहा था, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इफ्को फैक्ट्री में इस तरह का हादसा देखने को मिला है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। दिसंबर 2020 की बात की जाए तो अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि पहले भी हादसा हो चुका है। बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। कई लेबर ऐसे हैं जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं और वहां पर जो कर्मचारी हैं, परिजन हैं, उनका भी इफ्को के गेट पर प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता आलोक मालविया का, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल पा रही है? इतना बड़ा हादसा होना किसकी लापरवाही जिसे समझा जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इफ्को फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्रबंध तंत्र अभी तक सामने नहीं आया है। भारी फोर्स लगा दी गई है। भारी फोर्स पत्रकारों को अंदर जाने से रोक रही है और अंदर से किसी भी तरह की जानकारी निकलकर बाहर नहीं आ पा रही है। पिछली बार जब 12 दिसंबर को घटना हुई थी तो 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी इसको प्रशासन ने सीख नहीं ली। सीख न लेने के बाद अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हुई है और 4 मजदूरों की मौत सामने आई है। प्रबंधन का क्या कहना है? तस्वीरें हमने देखी, गेट पे परिजन मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, अंदर जाने से हर किसी को रोका जा रहा है। क्या इफ्को प्रबंधन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? जी, अभी तक प्रबंधन किसी भी तरह से कोई भी बात करने से इनकार कर रहा है। अभी वो कह रहा है जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, जांच पड़ताल के बाद ही किसी चीज को मैं बताने में समर्थ होऊंगा। इसके पहले भी जब घटना हुई थी तो उसकी जांच पड़ताल हुई थी। जांच पड़ताल के बाद नतीजा 0 निकला था और अब फिर यह घटना हो गई है। और घटना होने के बाद 5 महीने के बाद दूसरी घटना हो जाना पूरे प्रबंध तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है कंचन की किस तरह से यह बड़ी घटना हुई। इसमें लेकिन आलोक, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। कौन है इन 4 मौतों का जिम्मेदार? किसकी लापरवाही इसे समझा जाए? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि प्रयागराज के इफ्को फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। दिसंबर 2020 में भी हादसा देखने को मिला था, उसके बाद अब। जी बिल्कुल, देखिए प्रबंध तंत्र की अगर हम बात करें तो वो निष्क्रिय हो गया है और किसी तरह से कोई काम नहीं कर पा रहा है। जो जिस तरह से काम कर रहा है उसको करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि वहाँ कई इंजीनियरों की तनख्वाह लाखों में मिलती है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बॉयलर में कितना टेम्परेचर है उसको चेक करें और किस तरह से मजदूर काम कर रहे हैं, किस तरह से वो सेफ्टी में है कि नहीं है, इसको देखा जाए। लेकिन इंजीनियरों की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि बॉयलर कितना गर्म हो गया, किस तरह से वो ब्लास्ट कर गया, यह जिम्मेदारी इंजीनियरों की होती है। घायलों का यशलोक अस्पताल में आपको बता दें कि इलाज चल रहा है। शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि इन 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है। प्रयागराज से आगे बढ़ते अगली अहम खबर बरेली से आ रही है, जहां पर एक युवती का अपहरण हुआ है और अपहरण होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है। कुछ युवक ने रास्ते को घेर कर अपहरण किया है। युवती के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले को प्रेम प्रसंग बताया है। एसएसपी रोहित सजवाण ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली के थाना
बारादरी क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले की जांच शुरू की जा रही है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवती के दिन दहाड़े अपहरण करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आखिर ये जो सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं, दिन दहाड़े इस तरह बाइक पर युवती को बैठाया जाता है और उसमें 2-3 लोग भी शामिल होते हैं। बचाने की कोशिश एक युवक वहां पर करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन बचा नहीं पाता है। ये देखिए बाइक की ये तस्वीर है, एक युवक और युवती बाइक पर आते हैं, लेकिन अचानक से उस युवती को लोग हटाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद उस युवती को अंदर लेकर किसी और बाइक पर लेकर वो 2 युवक वहां से रवाना हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है, लेकिन सवाल प्रशासन पर कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। इस तरह सरेआम लड़की को उठाकर ले जाना कई सारे सवाल बरेली की ब्यूरोक्रेसी पर खड़े करता है। ये देखिए, ये युवती जो है एक युवक के साथ बाइक पर आ रही थी, लेकिन अचानक से किसी युवक ने उसे बाइक से खींचा और दूसरी बाइक में उस युवती को बैठाकर ये 2 और जो आरोपी है वो लेकर चले गए। में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ वो गई है, उनको बरामद में मुकदमा। तो तस्वीरें देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो पाया गया है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े इस तरह युवती का अपहरण होना कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े करता है। पुलिस का इस पूरे मामले में यह कहना है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि चाहे कोई भी वजह रही हो, आखिर इस तरह सरेआम एक लड़की को एक बाइक से उतारकर दूसरी बाइक में बैठाने में ये 2 युवक, ये 2 आरोपी कामयाब कैसे होते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बरेली का है, जहां युवती बाइक से आ रही होती है और अचानक से दूसरी बाइक पर उनको 2 आरोपी बैठाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इस पूरे वारदात से हड़कंप मच गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर भी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फसाद सामने आया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 2015 बेस ईयर माना जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यूपी सरकार ने कहा है कि सुनवाई में हमारा पक्ष भी कोर्ट सुने। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो भी पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट सुने। आपको बता दें, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था, 2015 को बेस ईयर माना गया था, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए गए थे। आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका को दायर किया है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई आपको बता दें 26 मार्च को होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यूपी सरकार ने कैविएट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। 26 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आरक्षण को लेकर कई सारा घमासान भी देखने को मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं एसके बाजपेयी का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके बाजपेयी, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसको चुनौती दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 को बेस वर्ष मानते हुए चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था जारी की थी, जिसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने 1995 को बेस वर्ष मानने के उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को खारिज कर दिया था और 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण व्यवस्था जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार काम कर रही है, क्योंकि 26
मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ये सूची जारी कर देगी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर 2015 को बेस वर्ष मानने को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट कर दी। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कैविएट अर्जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की रिट स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष भी सुना जाए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है, सुना जाएगा 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बने रहेगा इसके वाजपेयी, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर यह खबर काफी अहम सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह बात कही गई है कि रूप सिंह यादव पर केस चलेगा। शासन ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से आ रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा यह अहम अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। रूप सिंह यादव पर केस चलेगा। शासन ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। एसके जिस तरह से रूप सिंह यादव पर केस चलेगा और ये इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि शासन ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। क्या इनपुट मिल पा रहा है इस खबर पर? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से रिवर फ्रंट जो घोटाला है वो सपा सरकार के दौरान रिवर फ्रंट बनाया गया था, जो कि सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ। 30 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जिन रूप सिंह यादव पर, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर गाजियाबाद में तैनात थे, उस समय जब यह रिवर फ्रंट बना उस दौरान वो अधिशासी अभियंता शारदा खंड हुआ करते थे और उनके पास रिवर फ्रंट का काम था। उनकी देखरेख में बड़े पैमाने पर यह काम कराया गया था, जिनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। अब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है पिछले महीने ही 8 इंजीनियरों के खिलाफ, उसमें रूप सिंह का भी नाम है। अब उस रूप सिंह को लेकर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने शासन में अपनी सिफारिश भेजी थी, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी मोहर लगा दी है। तो निश्चित है कि जिन 8 इंजीनियरों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही थी, उसमें रूप सिंह यादव, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात थे और तत्कालीन समय में वो अधिशासी अभियंता थे, अब उन पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। और अब रूप सिंह यादव की मुश्किलें साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बने रहेगा, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एलडीए की तरफ से बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 8 अधिकारी गैर मौजूद रहते थे उनको हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से आ रही है। एलडीए की बड़ी कार्रवाई, लगातार गैर मौजूद रहे 8 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। 8 एलडीए कर्मचारियों की सेवा को समाप्त किया गया है। रामलखन, रविंद्रनाथ मुखर्जी बर्खास्त हुए हैं। राज प्रताप सिंह, अखिलेश कुमार पांडे भी बर्खास्त किए गए हैं। मेवालाल, ओम प्रकाश को भी एलडीए ने बर्खास्त किया है। तो इन सभी 8 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। एसके हमारे साथ बने हुए। एसके, गैर मौजूद जो अधिकारी थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर 8 कर्मचारियों के लिए की गई है। एसके को मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो देखिए जिस तरह से बड़ी कार्रवाई यहां पर एलडीए की तरफ से सामने आई है, कई नाम सामने आ रहे हैं। रामलखन, रविंद्रनाथ मुखर्जी, राज प्रताप सिंह, अखिलेश कुमार पांडे, मेवालाल और ओम प्रकाश को बर्खास्त किया गया है। एलडीए ने इन सभी 8 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम खबरें जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा और अहम फैसला आ रहा है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगेगा, प्राइवेट में 250 डोज दिए गए हैं। 45 साल के ऊपर के लोग अब वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर कोरोना को लेकर, एक तरफ जहां संक्रमण बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है। 45 साल के ऊपर के लोग अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोरोना पर केंद्रीय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और ये आपको बता दें कि 1 अप्रैल यानी कि होली के बाद से 45 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। एक अहम फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने यहां पर लिया है कोरोना को लेकर। एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना ने उसी रफ्तार के साथ दस्तक दी है, उसको देखते हुए एक अहम कदम उठाया गया है। 1 तारीख से 45 साल के ऊपर के सबको टीका लगेगा। तो एक अहम जानकारी दिल्ली से, जहां कोरोना पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दी है। तो कोरोना पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सबको टीका लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी का। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक अहम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। 1 अप्रैल के बाद से 45 साल के ऊपर के लोगों को सभी को टीका लगेगा, यानी होली के बाद से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन उस प्रकार से नहीं हो रही है जैसे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का लगातार कहना है कि जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं उस प्रकार से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी ये वैक्सीनेशन की व्यवस्था बढ़ाई जाए। यही कारण है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने ये फैसला लिया है कि 1 अप्रैल के बाद से 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला लिया था जिसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनका भी 3 बजे से लेकर 9 बजे तक वो भी अपना कोरोना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना आधार कार्ड या जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू आईडी होती है तो समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन कराने का। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो आधार कार्ड के जरिए भी रजिस्टर करा सकते हैं। शुक्रिया पीयूष जानकारी देने के लिए। अगली अहम खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में क्या विकास कार्य हुआ है इसकी बैठक करेंगे। 25 तारीख बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में क्या कुछ विकास हुआ है इस पर बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विकास की समीक्षा करेंगे। अयोध्या विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक मानी जा रही है। 25 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या विकास की समीक्षा करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा की सेक्टर 71 से आ रही है, जहां जनता फ्लैट के लोगों ने हंगामा किया है। अस्पताल के कंस्ट्रक्शन को लेकर यहां पर हंगामा देखने को मिला है। जनता फ्लैट के लोगों का हंगामा, रिहायशी इलाके के बीच अस्पताल बन रहा है और ये भी बात सामने आ रही है कि लोगों का ये कहना है, जो फ्लैट ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि हम सबके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकता है। ये बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 71 से आ रही है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ ये मजाक किया जा रहा है। जनता फ्लैट के लोगों का हंगामा। बैठना है और हम किसी को लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई बदतमीज करने की जरूरत नहीं है, किसी से उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। अपना आराम। हाँ, अब यहाँ सब घोट और चोट दोनों मिलेगा उनको। कौन सा क्या चला? बाहर करो, बाहर। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पिटाई की है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में मारपीट का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। ये तस्वीरें देखिए, एमए के छात्र मारपीट करते हुए नजर आए हैं। मेस के नोटिस बोर्ड पर मेन्यू न होने पर सवाल किया था और सवाल का जवाब नहीं मिला, जिस पर मारपीट करते हुए वो नजर आए। खाने की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी फूड को लेकर भी मेस में हंगामा हुआ है। हॉस्टल के ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खाने पर और क्वालिटी फूड को लेकर हंगामा किया है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।